Good day, class. I hope the last lecture that was like measuring instrument 1 is clear to you all. Here we begin with measuring instrument part 2. Okay, so in the last lecture we were doing types of scales that can be used for the data analysis. So the last one in that line is the Gutman scaling. Gutman scaling क्या है? ये एक इस तरह की स्केलिंग है जिसपे आप किसी से एक क्वेश्चनियर एक इस तरह से डिजाइन करो कि यू हैव एन एक्सट्रीम पॉइंट इन इट, यानी आप एक क्वेश्चन एक इस तरह से पूछ लो कि वो लास्ट पॉइंट है और उससे कंसिस्टेंसी में फिर आप कुछ और क्वेश्चंस भी जनरेट करें जिनके आंसर्स उससे कम डिग्री के हों. अगर आपका रिस्पोंडेंट उसी तरह से बिहेव करता है देन योर स्केल इज फाइन. लेट मी एक्सप्लेन यू बाय गिविंग यू एन एग्जांपल दिस थिंग कि सपोज आप लेबर फोर्स का एक सर्वे कर रहे हो कि लेबर किस वेज पे ओके करता है काम करना. तो इफ यू आस्क समवन कि आप $3 पर आवर पे काम करने के लिए रेडी हो, एक आपका ये क्वेश्चन है और वो कहता है यस. अब लॉजिकली हम क्या हमें समझ आ रही है कि जो आपके पास $3 पे काम करने के लिए रेडी है उसको आप अगर $5 ऑफर करोगे तो वो डेफिनेटली आपके पास काम करेगा. तो इसका अगर आप इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अपने क्वेश्चन एक अपने सर्वे में डाल देते हो और उसका भी जवाब इसी तरह ही आता है, यस का ही आता है, तो इसका मतलब आपका स्केल ठीक है या जो आपका रिस्पोंडेंट था जिसने आपका क्वेश्चनियर सर्वे फिल किया था उसने पढ़ के इसको फिल किया रादर देन एक ब्लाइंड फिल है वो. तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्केल जिसमें हम एक एक्सट्रीम लाइन जनरेट करते हैं और फिर उससे रिलेटेड लीस्ट या लेस फ्रीक्वेंसी के ऑर्डिनल कैटेगरीज के हम क्वेश्चंस बनाते हैं. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. Okay, so now let's begin with the probability. Probability, statistics. You must have been going through with this term. So ये यहाँ पे quantitative techniques में क्या कर रही है? That is हम research में क्या है probability? यानी what are the chances of happening of something और not happening of something. क्योंकि हमारा सारा रिसर्च बेस करता है हाइपोथेसिस पे, तो हाइपोथेसिस की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सही होगा या नहीं होगा. इसका एक सिंपल एग्जांपल दैट यू मस्ट हैव बीन ऑलरेडी गॉन थ्रू इन योर स्टैटिस्टिक्स क्लास एज वेल कि एक कॉइन है, एक फेयर कॉइन है जिसपे द चांसेस ऑफ कमिंग हेड एंड टेल आर सेम. तो अगर उस कॉइन को आप सपोज 100 टाइम्स टॉस करते हो तो उसमें हेड और टेल के जो चांसेस हैं वो 50 के आसपास होने चाहिए. यानी इट शुड बी लाइक 46 अगर हेड्स हैं तो 54 आपके पास टेल्स आ जाएं, या 53 अगर हेड्स हैं तो 47 टेल्स आ जाएं. लेकिन अगर आपके कॉइन में 20 हेड्स हैं और 80 टेल्स हैं तो इसका मतलब ये कि द कॉइन इज नॉट फेयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स एंड टेल्स इज नॉट सेम. तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इज द इंटेंसिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग, यानी वो एक इवेंट होगा उसके क्या चांसेस हैं. आई होप आई एम क्लियर विद द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च के की एलिमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो वी स्टार्ट विद काउंटिंग. यानी काउंटिंग इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च के हाउ मच इज द साइज ऑफ सैंपल. यानी अगर आप कोई भी Okay, let's begin with counting. Counting is the first element कि what should be your sample size. यानी अगर आप कोई भी रिसर्च करने जा रहे हो तो उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए एक आइडियल सैंपल साइज कितना लेना चाहिए. ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे आता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस. एग्जांपल इज देयर आर हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द एंड गर्ल्स आर देयर इन द पॉपुलेशन. यानी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर लेट्स से हम जेंडर स्टडीज कर रहे हैं तो कितने परसेंट बॉयज हैं और कितने परसेंट गर्ल्स हैं. ये एक हमारा एक सिंपल सा हाइपोथेसिस. यानी टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर हम देखते हैं कि लेट्स से कि क्या ये चांसेस हैं या किसी चीज के या नहीं है. तो सपोज अब हम यही बॉयज एंड गर्ल्स वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं तो क्या हमारी स्टडी में बॉयज का रेशियो ज्यादा है, एक ये हाइपोथेसिस आपका बन जाएगा. यानी दिस इज द पोस्टुलेट, दिस इज अ स्टेटमेंट जो आप अपनी रिसर्च के थ्रू प्रूव करोगे कि इज दैट राइट और रॉन्ग. ठीक है. नंबर 3 इज सैंपल साइज और पावर. दैट इज हाउ मच योर सैंपल शुड बी बिग.
उसका साइज क्या होना चाहिए ताकि वो एक एप्रोप्रिएट एक प्रॉपर सैंपल हो जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक हो गया। देन कमिंग टुवर्ड्स द मॉडलिंग वेरिएबिलिटी नंबर 4, जिसका एक एग्जांपल है कि लेट्स से हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें कि हाउ मच डू द एज एंड जेंडर डिटरमाइन द एकेडमिक रिजल्ट्स। यानी क्योंकि हम रिजल्ट स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उनकी जो एज है सपोज वो कितना उनके रिजल्ट्स को इफेक्ट करती है। यानी हम ये एज इज व्हाट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका रिजल्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यानी आप एक मॉडल क्रिएट करते हो। तो दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम्स के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू आप एक मॉडल जनरेट करते हो। ठीक है। एंड देन लास्ट टाइप इज प्रिडिक्शन, दैट कैन आई प्रिडिक्ट, यानी क्या आपका जो मॉडल है जिसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, आर दे गुड प्रेडिक्टर्स ऑफ योर डिपेंडेंट वेरिएबल और नॉट। ये डिसाइड करता है कि आपका मॉडल गुड है या गुड नहीं है। एम आई क्लियर विद दिस? सो लेट्स बिगिन विद कंप्यूटर पैकेजेस, यानी रिसर्च एनालिसिस के लिए हमें कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करने होंगे। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट स्केलिंग टाइप्स, डिफरेंट मेजरिंग टूल्स, उनकी प्रोबेबिलिटीज, सैंपल कितना होना चाहिए एंड ऑल। अब हम सारा वो मैनुअल काम वी हैव डन इट। नाउ द टास्क इज टू सिलेक्ट अ सूटेबल कंप्यूटर पैकेज जो आपकी रिसर्च को सूट करे, जो आपके एक्सेसिबिलिटी हो जिसपे, तो फिर हम उस पे अपने ये डाटा एनालाइज करें। तो here are some of the types of commonly used computer software packages for data analysis. Number one, I would start with SPSS. SPSS आप can say is very popular. ये बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि एक तो ये सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव है, दूसरा ये कि इसका स्टूडेंट लिमिटेड जो एडिशन आता है वो भी बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आता है, और इसका लाइसेंस इज प्रीटी एक्सपेंसिव कि आप एक बीइंग अ स्टूडेंट यू कैन नॉट अफोर्ड इट। योर ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, योर यूनिवर्सिटी, योर वर्क प्लेस इज देयर जो आपको इसका एक्सेस देती है। बट दिस सॉफ्टवेयर हैज लॉट ऑफ फीचर्स लाइक ये रिग्रेशन एनालिसिस कर सकती है एडवांस टेक्निक्स के साथ। उसके बाद दिस इज more preferable if you do it with the use it for the primary analysis. ठीक हो गया। तो this is called statistical package for social sciences। और इसके मुख्तलिफ जो है वो वर्जन्स हैं जो मॉडल मार्केट में अवेलेबल है। तो दिस वाज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट SPSS। Okay, then we have statistical analytical software, SAS. This is very popular for large computers. Yani your computer should be a heavy one, a good one. Then, but it is flexible but less user friendly than SPSS. SPSS बहुत ज़्यादा comparatively friendly software है जो एक layman के लिए भी समझना comparatively easy है than SAS. ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं Stata पे। तो Stata is very popular for PCs and Mac computers और mostly prefer किया जाता है, though it can run the primary techniques as well, but secondary techniques are more preferable to do with the software। और easy है to add new procedures, इसकी commands, इसमें instructions देना is very easy as compared to other softwares कि आपके पास एक command list, अगर आपको एक command book दे दी जाए कि these are the commands, इस टेक्निक के लिए ये कमांड यूज होगी, तो आप एक सिंपल इसके बारे में कमांड एंटर करते हो, यू प्रेस एंटर एंड योर रिजल्ट इज डन। तो दिस इज सॉफ्टवेयर इज बिट यूजर फ्रेंडली। उसके बाद we come to JMP is very friendly, it has free demo version, I have given the link here, so you can try it for free as a student। or this software is also student friendly। then we come go for R language, this is open source, ये free है, very popular with the statistics but not easy to use क्योंकि एक पूरे का पूरा language है, like you must have known about C, C++ and Oracle, Java etc। तो ये R language proper एक programming language है जो आपको सीखनी पड़ती है in order to analyze। तो इसीलिए ये freely available है, you can get it simply, आप Google पे R language करके लिखोगे तो you'll get an access और आप इसको freely download कर सकते हो, but you need to learn the programming इसको use करने के लिए। So these were some of the computer packages well known to the researchers today. Thank you.
Okay, so we begin with what do we need to understand when using a statistical method? यानी अब because since we हम सारे methods को go through करके आए सारे scales को, तो which method is appropriate? उसके लिए यानी उसकी selection के लिए 3 criterias हैं. Number 1 is the appropriateness. कि which method to use is basically depending upon आपने डाटा किस तरह से कलेक्ट किया है and what type of data it is. कि अगर वो क्वेश्चनियर है, अगर वो एक सर्वे है जिसके अंदर एक लिकर्ट स्केल है, तो उसको एनालाइज करने की टेक्निक्स डिफरेंट हैं कि अगर वो एक यस नो क्वेश्चन है, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. तो हर स्केल के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो इसीलिए यू शुड बी वेरी क्लियर कि कौन सी टेक्निक कहाँ यूज होगी. देन नंबर 2 इज इंटरप्रिटेशन. दैट इज के आपके पास जो भी रिजल्ट कंप्यूटर ने रन करके दे दिया है आर मेयरली अ टेबल विद लॉट्स ऑफ फिगर्स. तो अब वो फिगर समझ आना कि वो क्या बेसिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा है इज इम्पोर्टेंट, ताकि आप उसको इंटरप्रेट कर सको कि सॉफ्टवेयर ने जो आपको फिगर एक लिख के दिया है उसका आपकी रिसर्च में, सोशल साइंसेज में या नेचुरल साइंसेज में, लेकिन उसकी रियलिटी में एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी व्हाट दैट रिजल्ट या दैट फिगर इज टेलिंग यू. तो आपको उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए. देन यू मस्ट ऑल्सो बी एबल टू रिलेट इट टू द पास्ट थ्योरी. यानी हर रिसर्च जो होती है वो बेस करती है किसी पास्ट की गिवन थ्योरी पे, जिससे आप रिलेट कर सको अपने रिजल्ट्स को कि आपके रिजल्ट्स इस थ्योरी को ओके करते हैं या डिनाई करते हैं. ठीक है. उसके बाद डायग्नोस्टिक्स इज हाउ टू चेक वेदर द मेथड आर अप्रोप्रिएट. इफ नॉट अप्रोप्रिएट देन फाइंड अ बेटर वन. तो हम हर टेक्निक के साथ उसके कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करते हैं, जो अगर सिग्निफिकेंट हैं तो इसका मतलब हमारी टेक्निक ठीक है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब वी शुड चेंज एंड अडॉप्ट अ बेटर टेक्निक. दैट्स ऑल. So I would like to end up the presentation by asking you some quiz questions. जो I'm sending you on the WhatsApp group. So you need to answer those quiz questions. Okay, class. Take care. Stay home. Stay safe. Good night.